very first video of the Global Media Club, and here we are with our very first guest. Please introduce yourself. So my name is Pranav Darwari. Currently, I am pursuing BTech in Information Technology from 8th semester. Okay, so myself Virat Chaube, I am from fourth sem, and I'm Nancy Rohela and I'm too from fourth sem. Both of us are from CS branch. So we are here to inform you all about Pranav Bhaiya's journey towards all his academic life. And so भैया, आप बेसिकली साइबर सिक्योरिटी से है, राइट? आपका डोमेन वही है? मेरा पर्टिकुलर डोमेन साइबर सिक्योरिटी ही है। ठीक है, तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ थी जिस चीज़ ने अट्रैक्ट किया साइबर की तरफ? So I was in 9th क्लास जब मेरा पहला एक्सपोजर मिला था मुझे एक वेबसाइट से, और आई वाज सर्चिंग ऑन इंटरनेट। तो उसमें कुछ स्टेप्स दिए हुए थे कि कैसे आप एक फेसबुक अकाउंट को हैक कर सकते हो। सो आई ट्राइड एंड इट गॉट मी समथिंग, एंड आई thought that I should do some more in this. So I started there. Then I learned a lot of things in that, and that's when I started. ओके, जो फर्दर आपका जो इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ वो सिर्फ इसी वजह से था, या आगे भी जाके आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिली कि जिसकी वजह से आप इस फील्ड में आए? आगे जाके मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली। तो फेसबुक पे एक छोटी सी स्टार्ट था, एक स्पार्क था जो मुझे मिला था। जब मैंने बहुत सारा रिसर्च किया इसके ऊपर और डीप जाके पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली, जैसे कि डेटाबेसेस आप हैक कर सकते हो, बैंक अकाउंट से आप पैसे निकाल सकते हो। ये सब चीज़ें फैसिनेटिंग थी, तो मुझे फैसिनेशन से ही पढ़ने के स्टार्ट हुआ। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया उसको। फिर धीरे धीरे करके मुझे मज़ा आने लगा। पैशन हालांकि मैं फॉलो कर रहा था अपना, उसको फॉलो करते करते मैं धीरे धीरे अपने सोचा कि इसे करियर ही बना लिया मैंने। एक चीज़ तो मैं बेसिकली आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे हर कोई भी स्टूडेंट रहता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसने कि बीटेक ले रखी होती है, वो जब भी सीएस ब्रांच में आता है तो सिर्फ कोर चीज़ों की तरफ भागता है कि किसी भी तरह एक प्लेसमेंट लेना है। वो आइदर सर्विस बेस्ड कंपनी में जाता है या प्रोडक्ट बेस्ड। तो आपने वहाँ से जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, मेरा माइंडसेट ऑलरेडी था कि मेरे को साइबर सिक्योरिटी में जाना है। तो मैंने थोड़े से डोमेन्स चेक किए थे उसके लिए कि उसके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स चाहिए होते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं था, पर उसमें नेटवर्किंग था, और कंप्यूटर साइंस ब्रांच में मुझे नेटवर्किंग नहीं मिला था। तो मैंने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया था, पर्टिकुलरली फॉर नेटवर्किंग, एंड इट टुक मी ऑन अ ग्रेट बेस लेवल सो दैट आई कैन परस्यू फर्दर। तो आपने नेटवर्किंग कॉलेज से ही पढ़ी थी या और भी कोई रिसोर्सेज आपके सिर्फ पास? इकलौता यही रिसोर्स नहीं था, बहुत सारे रिसोर्सेज मैंने ट्राई किए थे। ऑनलाइन सबसे ज़्यादा तो मैंने ऑनलाइन ही किया था, और बाकी जो था कॉलेज से था। ऑनलाइन में आप कुछ नाम ले सकते हैं? जैसे कि आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, जैसे कि हम लोग की जूनियर से पूछते हैं, हम लोग भी काफ़ी परेशान रहते हैं बिकॉज ऑनलाइन आजकल बहुत सारा कंटेंट जो है बट वी आर कंफ्यूज। Yeah, so there's this thing in cybersecurity. If you're in security or in your IT, if you by any chance, Google is your best friend. Okay, Google is Your best friend. So whichever thing I learned is from Google, whether by Google by searching it or by YouTube, whatever you can say. But the Google is your best friend. So I want to clarify one thing. Many of our seniors says कि just जो भी आप कोड कर रहे हो, अगर उसमें कुछ एरर आ रहा है उसको गूगल करो, वहीं से बिल्कुल ट्राई। बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जो आपके एरर्स को सॉल्व करने के लिए है। स्टैक ओवरफ्लो है, बहुत फेमस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। You can name them. याद है। ओके, दूसरे याद नहीं, नाम याद नहीं रखते। हाँ, तो डबल रिसोर्स और Geek for Geeks इस टाइप की Geeks for Geeks ये बहुत कम पढ़ा है मैंने इनसे, लेकिन ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ने के लिए, बहुत अच्छे हम रिसोर्सेज रिले कर सकते हैं, मतलब रिलायबल है, रिलायबल सोर्स। और if you want to suggest us, so is there any specific website that you prefer कि आपने उस टाइम की वजह से नहीं कर पाए? मैंने किसी भी वेबसाइट पर जेन्युइनली पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पे एकदम नया नया दौर था इंटरनेट का, और बहुत सारी चीज़ें फेक हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें फेक वेबसाइट्स आ रही थी। तो किसी इन्फॉर्मेशन पे ट्रस्ट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। तो मैं मल्टीपल सोर्सेज देखता था एक ही चीज़ के लिए, सेम सोर्स के लिए मैं मल्टीपल जगह सर्च करता था, और जब मैं देख लेता था कि हाँ भाई ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं, तब उनको मैं परस्यू करता था। ओके, ऐसे तो वन थिंग दैट आई वांट टू शो कि भैया आपका स्टार्टिंग जब आप बीटेक में थे कौन सा ईयर था ये? 2018 ना। तो इट इज़ द ईयर 2018 जहाँ पे जैसे कि भैया ने बताया कि उस टाइम पे भी उतनी ज़्यादा जो रिसोर्सेज थी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उस समय नए नए आए थे, उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे।
तो उस टाइम पे भैया की जो चॉइसेस थी उस हिसाब से हमने हम लोग को बताया है। तो सो व्हाट आर द ऐसे कुछ यूट्यूब चैनल्स जिनका आप नाम लेना चाहेंगे ड्यूरिंग द जर्नी आपने यूज़ किया? मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को यूज़ किया है। प्रोग्रामिंग के लिए स्पेसिफिक मैंने अलग से किए थे और हैकिंग के लिए भी अलग से किए थे। कोड विथ हैरी एक मेरा है, बिटिनटेक एक है। फिर अगर फॉरेनर्स के में जाता हूँ मैं तो बहुत सारे हैं, लाइव ओवरफ्लो है। हैकिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज अगर मैं कह सकूँ तो यही चैनल्स है, लाइव ओवरफ्लो, जॉन हैमंड है। अच्छा, एक पर्सनल प्रॉब्लम मेरी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं एक यूट्यूब चैनल को मतलब यूज़ कर रहा था और मैंने उससे काफ़ी कुछ ट्यूटोरियल किया था, बट मिड में आके मैंने उसको छोड़ दिया। तो व्हाट आर द रीजंस? आपके टाइम पे भी ऐसे कुछ हुए कुछ? बहुत हुआ ऐसा। ये कॉमन है। अगर आपको ट्विटर समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपको उस टीचर से या आप उसको आपके मेंटर से आपको प्रॉब्लम है या आपको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा तो आपको चेंज करना चाहिए। मेरे पास ऐसा थाउजेंड्स ऑफ यूट्यूब चैनल्स है जिसको मैं सब्सक्राइब करके रखता हूँ क्योंकि मेरे को उनकी लैंग्वेज समझ में आती है। बाकियों की नहीं आती तो मैं उनको छोड़ देता हूँ। और जब भी हम किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए जाते हैं ना, तो साइबर सिक्योरिटी के लिए लैंग्वेज एक बैरियर लगता है हमें हमेशा। इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, किस साइड जाए, किसे हाँ। चूज़ करें। फिर उसमें से भी लोग प्रायोरिटाइज करते हैं। तो आपने कौन सी प्रायोरिटाइज की थी अपने लिए? हालांकि ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। हर किसी को नहीं लगता कि साइबर सिक्योरिटी में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड होती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो इट्स अ एज फॉर यू। आपको एक अपलिफ्ट मिलता है कि आप चीज़ों को आसानी से और अच्छे से समझ सकें। कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन अगर आपको आती है तो आप बाकी लोगों से सुपीरियर हो जाते हैं। जो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज थी मैंने पाइथन को प्रायोरिटाइज किया क्योंकि मेरे एक मेंटर हैं जॉन हैमिल्ट सर, उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। यूट्यूब चैनल चलाते हैं और एक बहुत बड़े सिक्योरिटी रिसर्चर है। तो उन्होंने स्टार्ट किया था पाइथन बताना जब मैं बहुत छोटा था, मतलब 9th-10th में था, तब उन्होंने पाइथन का सजेस्ट किया था। तो मैंने सोचा था कि C++ के बाद मैं पाइथन करूँगा। तो मैंने वहीं से पाइथन लिया। जब मैंने पाइथन लिया तब पाइथन 3 चल रहा था, पाइथन 2 खत्म हो गया था ऑलमोस्ट। मैंने पाइथन 3 से स्टार्ट किया था और वो बहुत ईजी लैंग्वेज थी। मुझे लगा कि इसी से मुझे परस्यू करना चाहिए और ऑलमोस्ट हर जगह वो लैंग्वेज यूज़ हो जा रही थी। तो मैंने पाइथन को अपनी बेस लैंग्वेज सेलेक्ट किया। बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने पाइथन में किए थे, जैसे कि AI/ML के ऊपर मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए थे। तो आपने AI भी पढ़ी हुई है साइबर सिक्योरिटी के अलावा। हाँ। तो ये सारी जब भी हम साइबर सिक्योरिटी जैसे आता है उसके बाद आपने AI/ML भी पढ़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हमें जब हम अपने कैंपस के लिए बैठते हैं तो ये बेनिफिट ही करते हैं ना, मल्टीटास्किंग के तौर पर हम बता सकते हैं। जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, माइनर प्रोजेक्ट या मेजर प्रोजेक्ट्स, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। कॉलेज में जो माइनर प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर कॉलेज में जो भी होते हैं या अपने पर्सनल प्रोजेक्ट भी जो भी होते हैं, आप सारे अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एक तो आपको डेवलप करने में, प्लस रेज्यूमे में अच्छा आपको शो करने में, बिल्ड करने में। अगर आपके साथ कहीं कोई स्टूडेंट बैठा है और उसने 4 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और आपने एक ही प्रोजेक्ट उससे काफ़ी अच्छा किया हुआ है, तो आपको फिर से एक एज मिल गया। वहाँ पर आप अपलिफ्ट हो गए हैं। आप जो अपने रिक्रूटर्स होते हैं उनके पास आपकी एक अलग इमेज आती है कि भाई इसने प्रोजेक्ट करके रखे हुए हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। गिटहब पे आपने अपलोड किया हुआ है तो आपकी गिटहब प्रोफाइल मिलेगी उनको। तो ये गिटहब और लिंक्डइन मेंटेन करना भी बहुत ये ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी तो नहीं पर ज़रूरी होता है क्योंकि आपको इससे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है पब्लिक नहीं कहेंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको इससे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है क्योंकि सारे HR जो हैं लिंक्डइन पे हैं। सारे जो बड़े लोग हैं जो हायर कर रहे हैं, रिक्रूटर्स हैं, वो आपकी लिंक्डइन और गिटहब प्रोफाइल देखते हैं क्योंकि उनको ये देखना है कि आपने क्या क्या काम अभी तक किया हुआ है। डिग्री इज अनदर थिंग बट योर स्किल सेट मैटर्स फर्स्ट। और अभी जो टाइम चल रहा है ना, तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी कोडिंग उतनी अच्छी नहीं होती लेकिन डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, लॉजिक लगा सकते हैं। तो वो लोग अगर करना चाहें तो उनके लिए लैंग्वेज कौन सी सही होती है, या फिर जैसे साइबर सिक्योरिटी में कोडिंग का लेवल कितना होता है? ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में कोड बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है। हाँ। अगर बहुत ज़्यादा करना ही होता है तो छोटी मोटी स्क्रिप्ट्स लिखना होता है आपको, ताकि आप किसी कंक्लूजन तक पहुंच पाओ। आपको ऑटोमेटेड टास्क जो है बार बार ना करने हो, उस चीज़ के लिए आप छोटी मोटी स्क्रिप्ट लिख सकते हो। कोडिंग आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैकिंग में उसे उतनी ही आनी चाहिए जितने में आप समझ सको चीज़ों को, कि बैकएंड में फ्रंट एंड में कैसी चीज़ें काम कर रही है, वेबसाइट कैसे वर्क कर रही है, क्या होगा अगर ये वाली चीज़ रन होगी यहाँ पर। जैसे अगर आपको SQL एक अटैक होता है SQL इंजेक्शन, तो अगर आपको SQL इंजेक्शन सीखना है, अटैक करना सीखना है, तो आपको SQL आनी चाहिए लैंग्वेज। ये भी पता होना चाहिए कि डेटाबेस कैसे वर्क करता है, तब तो आप उसको अटैक कर पाओगे। तो इतना एक्सपोजर होना चाहिए कि चीज़ें कैसे वर्क करती है, दैट्स इट।
ओके, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट आपने बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि अभी मैं फोर्थ सेम में हूँ, स्टिल मेरे को बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई एम नॉट द एक्सपर्ट इन द पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए क्या स्ट्रगल्स थे? तो जब मैं फोर्थ सेमेस्टर में था, हाँ। तब मैंने वो आयरन मैन मूवी से इंस्पायर्ड होकर के जारविस बनाया था। ओके, कम्प्लीटली ऑटोमेटेड था। हम लोगों ने मतलब मैं और एक मेरी टीममेट थी रश्मि, हम दो लोगों ने मिलकर बनाया था उसको। उसने पूरा फ्रंट एंड देखा था और मैंने पूरा बैक एंड देखा था, AI ML वाला पार्ट। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें खुद से की थी, सब कुछ स्क्रैच से किया था। डेटा सेट भी हमने खुद ही बनाया था, उसके सारे मॉडल्स भी हमने खुद ही राइट किए थे। और हम लोग को इसमें अराउंड 6 महीने लगा था सिर्फ पढ़ने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ स्पेसिफिक उन चीज़ों को टारगेट किया था कि जो हमको यूज़ होगी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, क्योंकि AI ML का पार्ट जो है बहुत ज़्यादा ह्यूज है। तो हम लोग पूरा तो पढ़ नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने उतना ही पढ़ा जितना हमें काम आने वाला। अभी तो जब आपने इतनी कूल चीज़ बनाई कि जारविस का पूरा वो जो भी था, तो उसमें आपको क्या एडवांटेज क्या मिले उसको बनाने के? एडवांटेज सबसे पहले तो हम लोग टीचर्स की नज़रों में बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए थे। हाँ। प्लस अपने कॉलेज में एक लैब होती है, इसको कौन सी लैब है यार यहाँ पे? इनोवेशन लैब। इनोवेशन लैब। हम लोग को पूरा एक प्रोजेक्ट मिल गया था कि हमें पूरा जो जारविस है वो इनोवेशन लैब में इंटीग्रेट करना है। ओके। पर बिकॉज ऑफ कोविड हाँ। वी weren't able to do that, तो हम लोगों को वहाँ ड्रॉप करना पड़ा। तो जैसे कि यहाँ पे कोविड का जिक्र हुआ, तो मैं आपसे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि कोविड ने आपको कितना ज़्यादा इफेक्ट किया या फिर अपग्रेड हुआ इसमें, कि क्या इफेक्शन? कोविड से बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई थी, हाँ। लेकिन मेरे लिए प्लस पॉइंट था क्योंकि मुझे घर पे रहने का ज़्यादा टाइम मिला। हाँ। ज़्यादा टाइम मिला चीज़ें सीखने का, क्योंकि सारी चीज़ें मैं ज़्यादातर ऑनलाइन ही पढ़ता था, तो मुझे टाइम ज़्यादा मिला। मैं बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा सीख पाया, बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर पाया और अपने स्किल सेट को डेवलप कर पाया उस टाइम में। अभी यदि हम बात करें आपके प्लेसमेंट के टाइम पे, तो आप एनपीजेस में करेंटली प्लेस्ड है और आपका एटॉस में भी सिलेक्शन हुआ था, तो इन दोनों कंपनीज के सिलेक्शन राउंड में आपको किस राउंड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी और क्यों? तो इम्पेटस में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी टेक्निकल 2 में, क्योंकि टेक्निकल 1 कम्प्लीटली बेस्ड था मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर जो मैंने बनाया था जारविस। उसके ऊपर ही था। तो कॉलेज में जो प्रोजेक्ट बना था उसके बेस पे वहाँ पर आपके कॉलेज के, मैंने बताया ना, कॉलेज के प्रोजेक्ट होते हैं बहुत मैटर करते हैं आपके रेज्यूमे में, क्योंकि वो सबसे पहला इंप्रेशन देते हैं कि आपने सचमुच क्या काम किया हुआ है, प्रैक्टिकल वे में आप क्या किया हुआ है। क्योंकि अभी तक जो रिक्रूटर है, जो आपका इंटरव्यू है, वो नहीं जानता है आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में, प्रोजेक्ट से आपको बहुत ज़्यादा जान सकता है वो। तो प्रोजेक्ट पे ही मेरा पूरा इंटरव्यू जो टेक्निकल प्रोजेक्ट इज मैंडेटरी, मतलब अगर आप इम्पॉर्टेंट, ओके, इट्स इम्पॉर्टेंट। तो जो मेरा पहला टेक्निकल था वो कम्प्लीटली मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर था। उन्होंने मेरे सारी चीज़ें पूछ ली थी कि क्या क्या मैंने कैसे कैसे इंटीग्रेट किया, एकदम स्क्रैच से एंड तक सारी चीज़ें पूछी थी। फिर सेकंड टेक्निकल जो हुआ था वो मेरी लैंग्वेज, जो मेरी मेन लैंग्वेज है पाइथन, प्राइमरी लैंग्वेज, और उससे रिलेटेड डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, और इन सब चीज़ों के ऊपर ही बेस्ड था। ओके, तो जैसे कि आपने अभी टेक्निकल राउंड का किया, तो एक थोड़ा मेरा कॉमन डाउट है कि जो लैंग्वेज बैरियर होता है क्या प्लेसमेंट्स में, कि कुछ कंपनीज अलाउ नहीं करती कि आपको सिर्फ पाइथन आती है और हमें जावा या C++ से रिलेटेड? हर कंपनी में नहीं होता है, मतलब कोई एक चुनिंदा होगी जिसको पर्टिकुलरली जावा के लिए वो ऑपरेट कर रही है, जावा पर्टिकुलरली पाइथन के लिए कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी कोई भी प्राइमरी लैंग्वेज हो उसमें आप काम कर सकते हो, मतलब मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज हर लैंग्वेज में अलाउ कंफर्टेबल होती है। और जब भी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात आती है, लोगों की इंग्लिश और बाकी सारी चीज़ें, तो उसमें भी प्रॉब्लम हुई थी? देखिए, सॉफ्ट स्किल जो होती है हर किसी को अच्छे से आनी चाहिए। तो सॉफ्ट स्किल में हालांकि मुझे बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई थी। HR राउंड मेरा दोनों कंपनियों में ईजिली निकल गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। 15 से 20 मिनट चला था HR राउंड दोनों में, और ईजिली हो गया था। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स के नाम पे कम्युनिकेशन स्किल्स, एप्टीट्यूड और कोई एक बहुत ही अच्छे से लैंग्वेज तैयार करनी होती है। हाँ, आप कह सकते हैं कोई एक, या जितनी आप कर सके, बिल्कुल। मिनिमम किसी एक में मास्टरी होनी चाहिए आपकी, परफेक्शन थोड़ा बहुत, मास्टरी एक नहीं में तो परफेक्शन होना परफेक्शन और चाहिए। बाकी की बेसिक नॉलेज। और कॉलेज के किन किन इवेंट्स की वजह से आपको ज़्यादा हेल्पफुल मिली, मतलब कि ये इवेंट्स हो गए तो आपको करियर में थोड़ा अपग्रेड मिला है? हाँ, तो एक्चुअली कॉलेज में SIH होता है, मतलब हाँ, क्या होता है सही, इंटरनल SIH, स्मार्ट इंडियन हैकेथॉन। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन के लिए वो मिला था कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, प्लस अपने पर्सनल प्रोजेक्ट को अगर आपने बनाया तो उनको
शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप शो कर सकते हो, और कुछ अगर आपने नया सीखा तो आप अपने कॉलेज को या फ्रेंड्स को सिखा सकते हो। ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती थी। सो जो आपका जब प्लेसमेंट लगा था तो उसमें आपके फैमिली और फ्रेंड्स की क्या रिएक्शन रहे? बहुत खुश थे वो लोग, ऑब्वियसली बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। और उनकी तरफ से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। जैसे फ्रेंड्स, कई जो फ्रेंड्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी जो स्टोरी रहती है थ्रू आउट द इंजीनियरिंग स्टोरी, क्योंकि इंजीनियरिंग इज़ मोस्ट फेमस टॉपिक, जो कि अगर आप लोग कभी भी कॉलेज लाइफ की बात करें तो इंजीनियरिंग की कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है बाकियों की कॉलेज बिल्कुल लाइफ से। बिल्कुल होती है। तो ये कैसे फ्रेंड्स का क्या रोल रहा स्टोरी में? हालांकि हमारे फ्रेंड्स जो थे वो हाँ। फर्स्ट सेमेस्टर में अलग थे, हाँ सेकेंड सेमेस्टर में अलग थे, हाँ और अभी जो एंड तक आता है तक हाँ। एकदम अलग हो चुके हैं। ओके। तो हमारा ग्रुप था फर्स्ट सेमेस्टर में जो बना था वो एकदम से अलग हो गया। अब मुझे नहीं पता क्यों हुआ, लेकिन वो टूटते टूटते हमारा एक नया ग्रुप बन गया है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ, और फ्रेंड्स तो हमेशा होते हैं साथ देने के। तो आपके थ्रू आउट जर्नी में फर्स्ट सेम से लेकर, मतलब आप तो और पहले से भी कोडिंग पढ़ रहे थे, तब से लेकर अब तक कोई एक ऐसी टिप जो हम जूनियर्स के लिए हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल है, कंपटीशन ज़रूर रखना कंपटीशन विद इन फ्रेंड्स, विद इन ब्रांच, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा कंपटीशन मिला था अपनी फेलो ब्रांच सीएस से। ओके। और तो मैं उससे एक हेल्दी कंपटीशन लेके चलता था, वो लोग भी हेल्दी कंपटीशन लेके चलते थे। कुछ हमारे और आपने कभी ऐसा सोचा था कि मेरा कोई मतलब फ्रेंड सर्कल से या फिर कोई की मतलब बहुत अच्छा कंपटीशन होगा, हम लोग दोनों किसी सेम ब्रांड मतलब कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे तो ये मेरा अच्छा खासा कंपटीशन हो सकता है? ऐसा हमने बहुत सोचा था, पर ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया, क्योंकि मेरी फील्ड ही अलग थी और मेरी फील्ड में और कोई भी मेरे फ्रेंड्स नहीं थे। हाँ, तो हालांकि ये लोगों ने हेल्प बहुत की है। ये एक अलग से क्वेश्चन बन के आता है कि मतलब अलग चीज़ में जाने का एक बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है कि इस बात में बेनिफिट भी रहता है हाँ। और एक लॉस भी रहता है कि आपके साथ कोई नहीं होता है, आपको अकेले चलना होता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। It was very Very nice nice. to negotiate It with was you. nice to talk to you too. Thank you so Okay, much for thank having you me. so Thank you so much for So- all the information you have given to us. And लिंक्डइन के और ट्विटर पे भैया के जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं, लिंक्डइन और गिटहब मेनली, उन दोनों को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे कि आप वहाँ पे जाके उनको कांटेक्ट कर सकें और उनके अचीवमेंट्स देख सकें और उनकी थ्रू आउट जर्नी से होपफुल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। और हम ऐसे ही और कंटेंट इसी चैनल पे लाते रहेंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब फ्रेंड्स।